स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं आर्मी का स्पीड टेस्ट, या फिर तो इसको प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। आर्मी में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चन, आज हम वही आप लोग के सामने डील करने वाले हैं। जो ये बच्चे मेडिकल फिट होकर घर पर बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे तैयारी करें, कैसे हम अपना मूल्यांकन करें, तो इस टेस्ट के माध्यम से वे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं और कितना उनके नॉलेज में है, कितना क्वेश्चन वो बना सकते हैं, इस चीज़ का आप घर बैठे मूल्यांकन कर सकते हैं हमारा इस स्पीड टेस्ट के माध्यम से। तो सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठें, ताकि कितना क्वेश्चन आप सही बना रहे हैं ये हमारे कमेंट में जरूर लिखें। तो आज का सेट हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 6.4, तीसरा ऑप्शन है 7.4, चौथा ऑप्शन है 7। तो इसमें देखिएगा 6 जो होता है ये मूत्र का होता है, 6.4 जो होता है ये दूध का होता है, और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जबकि 7 जो होता है वो शुद्ध जल का होता है, जिसको कि उदासीन बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पस, जिसको कि लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, इसका निर्माण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास अस्थि मज्जा, जिसको कि बोन मैरो कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है यकृत लीवर, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा स्प्लीन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे शरीर में आरबीसीज का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जबकि यकृत और प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, रोगों के संक्रमण से बचाना किसका प्रमुख कार्य है। रोगों के संक्रमण से बचाना किसका प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन है आरबीसीज, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसीज, तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कॉर्पस ही हमें रोगों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये नहीं ध्यान देते कि क्या पूछा है, वो लोग रटा हुआ रहता उनका कि 206 होता है हड्डियों की संख्या, और इस क्वेश्चन में 206 टिक लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मांसपेशियों की संख्या। तो दोस्तों हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, जबकि हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन के, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन में जो है वो विटामिन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है, जिसको कि रिकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जन्म के बाद किस ऊतक में विभाजन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व, पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है वेंचुरीमीटर और चौथा ऑप्शन है रिक्टर पैमाना। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही जवाब होगा आपेक्षिक घनत्व, तो हाइड्रोमीटर। लेकिन हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इससे आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता। जबकि वेंचुरीमीटर से मापा जाता है द्रवों की गति, द्रवों की गति या द्रवों का वेग। और रिक्टर पैमाना से सभी को पता होगा, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है केशिकत्व, तीसरा है श्यानता और चौथा है प्रत्यास्था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव जो होता है ये द्रवों का गुण होता है। कहने का मतलब कि वर्षा की बूंदों का गोल होना जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक। लेकिन इस
क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा केशिकत्व। रॉकेट किस नियम पर आधारित है? रॉकेट जो है, रॉकेट लॉन्चिंग, वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, तीसरा ऑप्शन न्यूटन का तृतीय नियम, या न्यूटन का प्रथम तथा द्वितीय दोनों नियम। तो इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। न्यूटन का प्रथम नियम, जो जिससे कि बल की परिभाषा मिलती है, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। जबकि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, जहां पर F = ma बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन का तृतीय नियम है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यूटन का तृतीय नियम। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है अनीमोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है थर्मोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अनीमोमीटर वायु की गति या वायु की शक्ति मापी जाती है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बैरोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? जब भी दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग होता है, उसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्री बल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल और चौथा है श्यान बल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदों का आकार गोल होना किस कारण होता है? वर्षा की बूंदों का आकार गोल होना किस कारण होता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है प्रत्यास्था और चौथा है गुरुत्व। जैसा कि इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्षा की बूंदों का आकार गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन है पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में कौन साम्य होता है? मतलब कौन सा वो चीज है जो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है वायु, लकड़ी और ईंट। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा जल, क्योंकि अगर बात किया जाए भौतिक अवस्था में तो बर्फ के रूप में, और तरल अवस्था में या द्रव में तो जल वो खुद होता है, या फिर गैस की अवस्था में जलवाष्प। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक या न्यूटन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, जबकि गोल्डस्टीन ने खोज किया था प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक, पदार्थ के परिमाण का SI मात्रक होता है मोल, जबकि समय का SI मात्रक है सेकेंड, हर्ट्ज है आवृत्ति का SI मात्रक। 17 नंबर क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है कड़वा, मीठा, तीखा या खट्टा। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि अम्ल जो होता है या एसिड, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नारंगी, पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है किसमें? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका और अचार में, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में। उसके बाद है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और नारंगी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, नींबू और नारंगी। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कृत्रिम वर्षा
ठीक है, जैसे नहीं देखते हैं कि पिक्चर में अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे ही रोमांटिक सीन आ जाता है बस तुरंत देखते हैं कि थोड़ा बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रियल वर्षा नहीं होता है, ठीक, वो कृत्रिम वर्षा होता है, उसको करवाया जाता है। तो ये चीज बोल रहा है कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा जो करवाया जाता है उसके लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम आयोडाइड, दूसरा है सिल्वर आयोडाइड, तीसरा है पोटेशियम आयोडाइड और चौथा है ब्रोमाइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड, जिससे कि कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सोना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, सोना जिसका कि रासायनिक संकेत होता है AU, AU होता है सोना का रासायनिक संकेत, ठीक है, और चांदी का क्या होता है AG, चांदी, ठीक है, जैसे नहीं होता AG, सुनिए ना, तो वही AG होता है क्या, चांदी, और AU होता है सोना, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ध्यान दीजिएगा शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोने से आभूषण बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही भंगुर होता है, बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोना का यूज किया जाता है, 22 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु, ठीक है, कौन सी है। पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है क्रोमियम, तीसरा है ओस्मियम और चौथा है प्लेटिनम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टंगस्टन जो होता है ये सबसे मजबूत होता है, मजबूत, ठीक है। क्रोमियम क्या होता है, सबसे कठोर धातु होता है, और ओस्मियम क्या होता है, सबसे भारी धातु, जबकि प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, सफेद सोना। गाना नहीं सुने, ओ सनम ओ सनम, इसका मतलब ओस्मियम जो है वो क्या है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास, सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है, सिनेबार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सीसा जो है, सीसा का प्रमुख अयस्क है गैलेना, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, और तांबा क्या का है क्यूप्राइट, जबकि सिनेबार पारा का प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 23 है गीतांजलि के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है रसखान, तीसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा और चौथा है सूरसागर। तो यहाँ पर देखते हैं विष्णु शर्मा के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है पंचतंत्र, इसके बाद जो है सूरदास के द्वारा है सूरसागर, और रसखान ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है प्रेम वाटिका, ठीक है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है गीतांजलि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण। जी ऑप्शन आपके सामने विनोबा भावे, पाणिनि, मदर टेरेसा या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर देखिएगा विनोबा भावे जी ने पवनार आश्रम की स्थापना की थी, पवनार आश्रम, ठीक है, और मदर टेरेसा जो है ये है निर्मल हृदय, और रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती, विश्व भारती और शांति निकेतन, इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस हिसाब से संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि, ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कलिंग पुरस्कार, ठीक है। पहला ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, क्वेश्चन हमारे पास कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा है संगीत के क्षेत्र में और चौथा है फिल्म के क्षेत्र में।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, या फिर तो मान बुकर पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार जो हैं ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और फिल्म के क्षेत्र में तो सभी को पता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। जब भी कभी गम हो तो संगीत गा लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पोरबंदर से निम्नलिखित में से किस महापुरुष का संबंध है? पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थित है। पहला ऑप्शन विनोबा भावे, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है गौतम बुद्ध। तो यहाँ पर देखेंगे विनोबा भावे का संबंध पौनार से है, पौनार, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो है इनका संबंध है त्रिमूर्ति भवन, त्रिमूर्ति भवन और आनंद भवन। गौतम बुद्ध का संबंध है कपिलवस्तु। और पोरबंदर से किनका संबंध है? तो महात्मा गांधी का संबंध है पोरबंदर से। क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे। 20 सितंबर को मनाया जाता है आरपीएफ दिवस और 27 सितंबर को हमारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन हमारे पास है कि आयरलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है रूस और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयरलैंड से हमारा लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और रूस से हमारा लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अस्पृश्यता कहने का मतलब है कि जो छुआछूत की भावना होती थी वही था अस्पृश्यता। ठीक है, तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? पहला ऑप्शन हमारे पास है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 17, तीसरा है अनुच्छेद 18 और चौथा है अनुच्छेद 21। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15 में जो था वो लिंग, जाति, नस्ल इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका निषेध किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और अनुच्छेद 17 में जो है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17। क्वेश्चन है हमारे पास, डल झील किस राज्य में स्थित है? डल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड या केरल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में जो है वो है नैनीताल। जितने भी तरह के ताल है वो सभी उत्तराखंड में है। राजस्थान में है सांभर झील और पिछौला झील, सांभर और पिछौला। केरल में है पेरियार झील। ठीक है, और डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश, ये क्वेश्चन तो आसान है, सभी लोग जानते भी होंगे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। लेकिन यहाँ पर देखिए रुपया जो है ये कहाँ का है? ये है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। रियाल जो है ये है ईरान का, और दिनार जो है ये है इराक का। इराक की मुद्रा है दिनार। जी हाँ, बार बार पूछता भी है कि ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है ओजोन मंडल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। जितने भी तरह का जो भी क्रिया होती है, जितने भी तरह घटना घटती है, जैसे कि बादल का गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है। थर्ड नंबर में हमारा ओजोन मंडल है, जिसमें कि ओजोन परत पाया जाता है। और चौथा है हमारे पास आयन मंडल, ठीक है। और आयन मंडल के बाद जो आता है वो है बाह्य मंडल, जो कि वायुमंडल का बिल्कुल बाहर का भाग होता है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बुध, बुध, पृथ्वी, शनि और वरुण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। दूसरा हमारा पृथ्वी, ठीक है। तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल मंडल अधिक मात्रा में है। उसके बाद है शनि, शनि को वलय वाला ग्रह कहा जाता है। और फिर है वरुण, वरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ईसाई धर्म जो होते हैं उनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? पहला ऑप्शन है गीता, दूसरा ऑप्शन है बाइबल, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कुरान और चौथा ऑप्शन है जेंदा अवेस्ता। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, गीता जो है वो हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद बाइबल जो है वो है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ, कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का है और जेंदा अवेस्ता फारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन और जीएस का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। फिर यहाँ पर आता है कि जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए थे। और पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे। क्वेश्चन हमारे सामने 321784 में एक स्थानीय तथा जातीय मान में क्या अंतर है? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। पहले हम लोग देखते हैं स्थानीय मान और फिर जातीय मान। स्थानीय मान का मतलब ही होता है प्लेस वैल्यू और जातीय मान होता है फेस वैल्यू। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहने का मतलब याद होगा आप लोगों को, बचपन में पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूछा किसका? एक के बारे में, तो एक लिख दीजिए। और एक है कहाँ? यहाँ पर है। एक के बाद जितना अंक 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 0 दे दीजिए। और जातीय मान फेस वैल्यू, मतलब फेस का मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है मतलब क्या? एक, तो एक का फेस वैल्यू एक ही होगा, तो एक लिख लीजिए। और पूछा क्या हमको? अंतर। 1000 में जब भी एक को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 999। और इस तरह से आपका आंसर हो गया 999। उम्मीद है कि
क्लियर होगा आप लोग को। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड वर्क का, जिसका कि आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, फिर भी सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, तो इसका एक दिन का काम 1/15 हो गया और 1/15 का वैल्यू होता है 6.66%। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज से बनाने वाले हैं। दूसरा है आपका बी जो है वो काम करता है 20 दिन में, एक दिन का काम इसका 1/20 हो गया, मतलब 5%। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? 6 5 11.66%। टोटल वर्क होता है कितना है दोस्तों? हाँ, परसेंटेज में कोई भी वर्क 100% होता है और इनकी कार्य क्षमता कितना है? 11.66%। अब यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो ऑप्शन से चलिए 15 दिन, ये तो आ नहीं सकता है, 8.4/7 दिन। हाँ, यही हमारा सही जवाब होगा, 8.4/7 दिन। ऑप्शन से चलेंगे तो हमारा आंसर आ गया। इसी का दूसरा जो मेथड है, सेकेंड मेथड, जो कि सभी लोग जानते हैं और बनाते भी हैं, उसको देखेंगे हम लोग। ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। दोनों का जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो आ जाएगा 60 यूनिट। तो ए का जो कार्य क्षमता होगा, ए का कार्य क्षमता वो जाएगा 4 यूनिट और बी का कार्य क्षमता हो जाएगा 3 यूनिट। टोटल वर्क है कितना? 60 और दोनों का कार्य क्षमता जोड़ करके आ रहा है कितना? 7। 60 को जब भी 7 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8.4/7 दिन, और यही आपका आंसर होगा। ये आपका परसेंटेज मेथड से हो गया और ये आपका एलसीएम मेथड से आएगा, हो गया। जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसमें देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद इजी, लेकिन फिर भी देखिएगा इस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर मैंने हमको सीखना क्या है? जिस तरह से हम 2 आम और 2 सेब को 4 आम नहीं लिख सकते हैं, बस उसी तरह से इसमें करना है। क्या करना है? x को x के साथ जोड़ना है और y को y के साथ जोड़ना है। आइए देखते हैं। 4x + 3y और फिर किसको जोड़ना है? 5x + 4y को जोड़ना है, क्योंकि हमको पूछा क्या है? योगफल पूछा है। 5 4 कितना हो गया? 9x और प्लस 4 3 7y। तो इस तरह से 9x + 7y जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ योगफल पूछा है कि अंतर पूछा है, ठीक है। कभी योगफल पूछता है तो कभी अंतर पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा योगफल पूछा है तो उसके लिए आंसर हो जाएगा 9x + 7y। अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? x + 12 = 17 है, तो x का मान निकालें, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाएगा। x + 12 = 17। ध्यान क्या देना है? यहाँ पर जो प्लस है, ठीक है, और हमको मान पूछा है इससे x का, तो x को अकेले लाना पड़ेगा और ये जो 12 जो है ये प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17, और चूंकि ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहता कि x - 12 = 17 है, तब x बराबर कितना हो जाता? तो ये जो इधर माइनस में है इधर जाकर के हो जाता 17 + 12, और फिर ऐसे कंडीशन में आपका आंसर आ जाता 17 12 कितना? 29, ठीक है। तो ध्यान देना है हम लोग को कि यहाँ पर प्लस था तो इधर जाकर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस हो गया, और इस तरह से जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। अब आपका फेवरेट चैप्टर आ गया, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी में, कुछ भी टफ नहीं होता है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, ये तो इस क्वेश्चन के बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कि आप जो जानते हैं वो भी सही है। फिलहाल यहाँ देखते हैं क्या है। A, B और C कितना है? 2 और 3, और फिर B C कितना है? 5 और 7। तो यहाँ पर ध्यान क्या देना है? 3 के आगे जो खाली है उसको यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 5 से पहले जो है यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक है। A निकल के आगे कितना? 5 दूना का 10,
5 दिया का 15 और 7 दिया का 21। आपको पूछा A:C, तो क्या हो गया 10:21 आपका आ गया A:C। ठीक है, A:C आ गया 10:21। या फिर तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, A/B दिया हुआ है 2/3 और B/C दिया हुआ है 5/7। तो A, B और C निकालने के लिए, A निकालने के लिए पहले ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, B निकालने के लिए इसको तिरछा गुना कर दीजिए और C निकालने के लिए इसका नीचे और नीचे। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा A/C जो आपको पूछा है, कितना पूछा 10:21। इस क्वेश्चन के बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ में आता है, उसको आप फॉलो कीजिए। औसत, औसत तो आप लोग के एग्जाम का बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन रहता है। देखिए औसत में क्या बोल रहा है, इसमें बहुत लोग फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद रखना कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा कि जो भी डिजिट आपको दिया हुआ है उसको आप जोड़ करके लिख दीजिए। 2 + 3 + 5 + 7 + 3 और जितना अंक है उससे इसको भागा दे दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए। ठीक है, बस यही आपका औसत है। जो भी संख्या दी हुई है उसको जोड़ करके और जितनी संख्या है उससे उसको भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल करके आ जाता है। यहाँ पर क्या है 3 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 और बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 20/5, 5 चौके 20। तो आपका जो 4 है ये 4 आपका औसत निकल करके आ गया। आगे भी उम्मीद है कि औसत का क्वेश्चन जब भी होगा आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर और आधार जो है इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और इसका आधार जो है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चूंकि हमको बोला नहीं है कि त्रिभुज कौन सा है, ठीक है, तो जो जनरल फॉर्मूला है हमारा त्रिभुज का वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पर हमको आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है। 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ 5 और ऊंचाई कितना है 24। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 12 बार में और 12 बचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाफ आधार गुने ऊंचाई, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जनरल फॉर्मूला है। अगर कोई त्रिभुज आपको नहीं बोला गया है तब। समबाहु त्रिभुज, अब हमारे सामने जो है वो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो भुजा की लंबाई पूछा है कि भुजा की लंबाई कितनी है। पिछले बार तो हमको कुछ बताया नहीं था कौन सा त्रिभुज है, इसीलिए हम लोग त्रिभुज का जनरल फॉर्मूला लगा दिए थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर चूंकि बोला है, क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर या इसी को ए स्क्वायर भी बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल जो हमारा वो दिया हुआ है 16√3 बराबर √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर या इसी को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। √3 से √3 काट दीजिए, 16 चौके 64, मतलब भुजा का स्क्वायर बराबर आ गया 64। तो भुजा बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा और इधर रूट चढ़ेगा, इसलिए भुजा बराबर अब क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा जो है आपका 8 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भुजा स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर भी लिखा जाता है क्योंकि ए को हम लोग भुजा मान लेते हैं। और भुजा स्क्वायर आया है 64, स्क्वायर हटा दिए, इधर रूट चढ़ गया और चूंकि 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 8 का। ठीक है, तो √64 का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई निकल करके आ गई।
ये लीजिए, अब आ गया आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो कि शायद लाभ हानि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु 150 रुपये में खरीद कर, ठीक है, खरीदा है 150 रुपये में, मतलब इसका सीपी जो हो गया वो 150 रुपया हो गया, 200 रुपये में बेच देता है। ठीक है, मतलब एसपी जो हो गया वो कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। ठीक, 150 में खरीद दिया, 200 में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो पूछा है आपको कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर देखिए, कितना रुपया का लाभ हुआ, 150 में खरीद 200 में बेच दिया, कितना रुपया का लाभ हो गया, 50 रुपया का लाभ हो गया। 50 जो लाभ हुआ वो लिख दीजिए, और नीचे जो है वो हमेशा क्रय मूल्य होगा सीपी। सीपी कितना है, 150, तो 50 बटा 150 काट दिए, 1/3 आ गया, और 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%, और यही आपका आंसर निकल करके आ गया 33.33%, या इसी को बोला जाता है 33.1/3%। यही हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 12, 15, 25 का लासा ज्ञात करें। लासा कहने का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, या इसी को बोलते हैं लोग एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम तो बचपन में सभी लोग सीखे होंगे। इसके भी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 12, 15 और 25 का पूछा है एलसीएम। ठीक है, इसको आप चाहे तो भाग दे दीजिए, चाहे तो इसका फैक्टराइजेशन करके बना लीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 4 है तो 4, 1 और 5, 5 चौके 20। ठीक है, इसका जब आप लासा निकालेंगे, लासा, यहाँ तो हमारा सब्जेक्टिव है नहीं कि हम एक एक स्टेप लिख लिख के बनाएंगे, आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, अपना आराम से साइड में बनाते जाइए और आंसर टिक करते जाइए। ठीक, 5 चौके 20, 20 25 100, 100 तिया 300। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 300। मतलब 12, 15, 25 का जो एलसीएम आएगा, लासा जो आएगा वो कितना आएगा, 300 आएगा। अब आ गया हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो विषम हो। मतलब जो भी इसके आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो चारों से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला है नदी, दूसरा है तालाब, रेगिस्तान और झील। तो इसका आंसर तो आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे। ठीक है, क्या नदी, तालाब और झील जो है वो पानी का स्रोत है, जबकि रेगिस्तान क्या होता है, सूखा होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का। ठीक है, रीजनिंग में एक चैप्टर होता है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर तो आप देख करके सोच रहे हैं, अरे ये तो अनुपात का साइन है, ये तो समानुपात का साइन है। जी हाँ, अगर ये मैथ्स होता तो वही होता, बट यहाँ पर क्या है कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन बन रहा है, एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जैसा संबंध आपका इधर, वैसा संबंध आपका इधर। तो क्वेश्चन क्या है, 3 से 27, 3 से 27 गया है। इसका मतलब क्या किया है कि 3 का क्यूब किया है, तब आया है 27। उसी तरह से पूछ रहा है 5 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे, और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25 और 5 125। तो आपका आंसर क्या हो गया, 125। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, रीजनिंग में जो चैप्टर आपका कोडिंग डिकोडिंग, उसी का ये क्वेश्चन है। बोला है L बराबर 12। ठीक, L बराबर जो है वो 12 है, S बराबर है 19। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा है SUN, सन बराबर कितना होगा। इस क्वेश्चन में अक्सर क्या करता है, L बराबर 12 कैसे लिखा है, तो L का जो नंबरिंग होता है, L का जो प्लस वैल्यू होता है वो 12 होता है। मतलब अल्फाबेट जब ABCD हम लोग गिनेंगे तो L जो है वो 12वें नंबर पर आता है, और S जो है 19 नंबर पर आता है। बस इसी को यहाँ पर पूछा है कि जोड़कर कितना आएगा। तो S का जो हमारा है 19 है, U का 21 और N का 14। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 + 21 + 14 को जोड़ देंगे,
कितना आ जाएगा यहाँ पर 54, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 54। बस जोड़ करके लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से, ठीक है। सीरीज टेस्ट का ये क्वेश्चन है। देखिए इस पर क्या हो रहा है, 3, 5, 11, 15, 19, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये सभी के बीच कुछ ना कुछ गैप रहा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ गैप रहा होगा, कुछ संख्या का अंतर रहा होगा, उसी के आधार पर हम लोग उसमें बनाएंगे। 3 और 4 कितना का अंतर हो गया, +4 का। 7 से 11 कितना का अंतर हो गया, +4 का। 11 से 15 कितना का अंतर हो गया, +4 का। 15 से 19 में भी +4 का अंतर, इसलिए आगे भी आपका +4 का ही अंतर होगा। और 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 23। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 23। इस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिशा और दूरी से, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से। क्वेश्चन क्या है, श्याम अपने घर से निकलकर पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर, सबसे पहले तो कभी भी जब भी हम लोग दिशा और दूरी का क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो एक छोटा सा प्लस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह जो है आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा बनाने में। और जो सबसे ऊपर होता है ये होता है आपका उत्तर दिशा, नीचे जो होता है ये होता है दक्षिण दिशा, इधर होता है पूरब और बाएं तरफ होता है पश्चिम, ठीक है। अब इस प्लस के साइन से हम लोग आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि श्याम जो अपने घर से निकलकर पूरब की ओर जाता है 5 किलोमीटर। देखिए पूरब किधर, इधर, तो इधर जाएगा कितना 5 किलोमीटर जाता है। और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ तो कोई दिक्कत है नहीं। उत्तर की ओर मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। देखिएगा जब ये ऊपर जा रहा है तो जिधर आपका बायां उधर इसका बायां, तो बायां अगर मुड़ेगा तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो श्याम इधर जा रहा है, इधर, और इधर कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। और इस तरह से हमारा आज का सेट यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये सेट आपको कैसा लगा। और चूंकि आज के क्वेश्चन में हमने साइंस का क्वेश्चन बढ़ाया था, इस कारण से मैथ का क्वेश्चन थोड़ा कम पड़ गया। नेक्स्ट सेट से बेहतर क्वेश्चन जाएगा आप लोग के पास। और आज का सेट तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल ईजी था, ठीक है। कितना आप लोगों ने स्कोर किया, कितना सही किया, कितना गलत किया, ये हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी हम आप लोग के सामने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और